So, hello students. In this video, we will discuss about the anti-asthmatic drugs. और इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स में आपको ब्रोंकोडायलेटर्स को, वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में भी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास था अपना वो था मास्ट सेल स्टेबलाइजर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो ड्रग्स हैं जो कि मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देंगे। बच्चों, स्टेबलाइज करने का क्या मतलब होता है? जब किसी भी चीज में स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो ज्यादा एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता है। मास्ट सेल को भी जब स्टेबलाइज्ड कर दिया जाएगा बच्चों, तो मास्ट सेल से जो रिलीज होने वाले मेडिएटर्स होंगे वो रिलीज नहीं होंगे, मास्ट सेल शांत हो जाएगा। तो यही इस ड्रग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है वो एंटी एस्थमेटिक एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं क्या है मास्ट सेल स्टेबलाइजर के लेकर के। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में अगर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को आप देखेंगे तो वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड निडोक्रोमिल सोडियम। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड निडोक्रोमियल सोडियम। ये दोनों को अगर देखा जाए तो इसमें क्रोमो और क्रोमिल ये ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है बच्चों, दैट इज योर क्रोमोन्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? क्रोमोन्स ग्रुप। ये केमिकल ग्रुप है एक, जिसको कि आप क्रोमोन्स ग्रुप कहते हैं। एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या निडोक्रोमियल सोडियम, ये दोनों मीटर डोज्ड में अवेलेबल होते हैं। आपको बताया था कि एरोसोल्स वगैरह में मीटर डोज होता है, तो ये दोनों एरोसोल्स में ही अवेलेबल है और ये मीटर डोज में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? मास्ट सेल स्टेबलाइजर में भी कोई ब्रोंकोडाइलेटिंग एक्टिविटीज नहीं होता है, तथा इसके साथ ही मास्ट सेल स्टेबलाइजर में एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी भी नहीं होती है बच्चों। इसके पहले अगर देखे होंगे आपने मेरी वीडियो में, तो वहां पे मैंने बताया था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी और उसके पहले हम लोगों ने ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटीज देखे ही थे ड्रग्स में। तो यहाँ मास्ट सेल स्टेबलाइजर में ना ब्रोंकोडाइलेटिंग एक्टिविटी है, ना इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट, तब ये कैसे एंटी एस्थमेटिक एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है? तो नाउ वी विल लुक ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जनरली होता क्या है बच्चों कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा मास्ट सेल पे ही हो रहा है, उसके मेम्ब्रेन पे हो रहा है, और वहां पे क्या होगा कि मास्ट सेल का मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन से डीस्टेबलाइज्ड होगा और वहां पे डीग्रेन्युलेशन होगा। ये डीग्रेन्युलेशन क्या करेंगे? केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज करेंगे। नाउ यहां क्या हो रहा है कि जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ और आपने मास्ट सेल स्टेबलाइजर दिया भी, तो यहाँ पे दो मेथड प्रोबेबल माना गया है। एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये दो मेथड बुक्स में मेंशन्ड है। क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन कैल्शियम इनफ्लक्स, यानी मेम्ब्रेन के अंदर में जो कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा था वो प्रिवेंटेड हो जाएगा, जिसके कारण कि ये मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाएगा। या जो क्लोरीन चैनल खुल रहा था उसमें डिले हो जाएगा, जिसके कारण कि मास्ट सेल स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे इसका डीग्रेन्युलेशन, यानी मास्ट सेल फटेगा नहीं तो वो क्या होगा? केमिकल मेडिएटर्स रिलीज नहीं किए जाएंगे, यानी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ मास्ट सेल अचीव कर लिया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात है कि जब मास्ट सेल से मेडिएटर ही रिलीज नहीं होंगे तो क्या ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट हो पाएंगे? द आंसर इज नो। क्या केमोटैक्सिस मूवमेंट हो पाएगा? नो, क्योंकि भाई वही थे जो मेडिएटर्स रिलीज किए जा रहे थे, जो कि ल्यूकोसाइट्स को भी अट्रैक्ट कर रहे थे और बाकी केमोटैक्सिस मूवमेंट भी करवा रहे थे। अब दोनों नहीं होगा। तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू की मास्ट सेल स्टेबलाइजर अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दिस मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी विल ओनली प्रोड्यूस्ड ऑन लंग्स, न कि स्किन में होगा। व्हाई? बिकॉज कि ये दोनों जो है वो एरोसोल फॉर्म में है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है, तो कहां से होगा? स्किन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। किसमें यूज किया जाता है? प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में यूज होने के कारण क्या होता है बच्चों कि इट रिड्यूस द नीड ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी।
अगर प्रोफाइलेक्सिस बोले तो क्या, डिजीज के इनिशियल स्टेज में ही आपको लग रहा है कि ये ससेप्टेबल है बंदा अस्थमा के लिए, तो आपने वहां पे मास्ट सेल स्टेबलाइजर को दिया, और वहां पे क्या होगा कि फ्यूचर में ब्रोंकोडायलेटर्स या एंटी इन्फ्लामेटरी बोले तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह के यूज का जो चांसेस होगा वो घट जाएगा। इसमें घटता क्या है, जैसे कि आप डोज ले लो कि उसकी डोज आपको कम, ब्रोंकोडायलेटर्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कम डोज पे ही इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी सपोज कि जब बीडी बोलते हैं, टीडी बोलते हैं, तो हो सकता है कि वहां सिंगल डोज से भी काम हो जाए। तो ये चीजें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मास्ट सेल जो भी स्टेबलाइजर यानी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ले लीजिए या निडोक्रोमियल सोडियम ले लीजिए, ये दोनों हाईली आयनाइज्ड ड्रग हैं, इसलिए इसका लीस्ट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है। देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे कि भाई स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं है, व्हाई, बिकॉज लीस्ट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज देयर। इसी के कारण, लीस्ट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के कारण ही क्या है, इट इज वेल टॉलरेटेड, और ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है चिल्ड्रंस में जिनका एज लगभग 12 साल या इससे एबव का होता है बच्चों। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है वो इनइफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एस्थमा। एक्यूट एस्थमा के केस में यूज नहीं किया जाता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर को, या इसके यूज से भी इफेक्ट उतना प्रॉपर नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, it is reserved for the prophylactic treatment of chronic asthma as well as seasonal asthma। chronic asthma के लिए या seasonal asthma के लिए prophylactic treatment में इसको यूज किया जा सकता है। now what is the pharmacokinetics of sodium chromoglycate और nidochromial sodium? तो no oral absorption या least oral absorption, तो it is producing क्या हम लोग कह सकते हैं कि जब आप इसको एरोसोल से ले रहे हैं तो सिस्टमिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, साइड इफेक्ट। भाई इसका सिस्टमिक जब एब्जॉर्प्शन नहीं है तो साइड इफेक्ट कहां से होगा, साइड इफेक्ट बहुत कम होगा, लेस और वेरी फ्यू। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी हमने एरोसोल्स के फॉर्म में लिया था, तो वहां पे ड्राइनेस ऑफ माउथ आया था, यहाँ थ्रोट इरिटेशन थोड़ा रहता है और माइल्ड हेडेक जैसा भी थोड़ा सा रहता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि इनके अलावा एक ड्रग और है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और छूट गया, यहां पे इसका डोज है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का और निडोक्रोमियल सोडियम का, दैट डोज इज योर 1 mg और 5 mg पर मीटर डोज। कितना, 1 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम पर मीटर डोज का अवेलेबिलिटी होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक ड्रग और आपको दिख रहा होगा, कीटोटिफिन। कीटोटिफिन वैसे तो हम लोग एंटी हिस्टामिनिक्स में पढ़ते हैं, ये एक H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, बट इसमें एक और प्रॉपर्टी है बच्चों जो कि है मास्ट सेल स्टेबलाइजर एक्टिविटी इसमें होता है। इसमें भी कोई ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी नहीं होता है, और इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये H1 एंटी हिस्टामिनिक है तो सिडेशन जो है ये इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है ये भी इसमें पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। ओरली अगर देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। मेटाबोलाइज्ड कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू ही होगा, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द डोज, तो 1 मिलीग्राम टैबलेट के फॉर्म में कीटोटिफिन को यूज किया जाता है। तो ये था बच्चों मास्ट सेल स्टेबलाइजर का कॉन्सेप्ट। सिंपल वे है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद जो मास्ट सेल के मेम्ब्रेन पे ही ये एक्टिविटी होती है बच्चों, तो वो क्या करता है, मास्ट सेल को वहां पे सेंसिटिव बना देता है और मास्ट सेल अपने केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज करता है। उसी प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको याद कीजिए कि जब मैं क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म वाली वीडियो बनाया था तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। तो कुछ पार्ट्स के लिए, कुछ रेफरेंस के लिए आपको पीछे के वीडियोस देखने होंगे, आप उनको देखेंगे तो इन वीडियोस को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। So this is all from my side for today. Thank you.